हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की NCERT इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 का अगला पार्ट यानी कि आखिरी पार्ट देखने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे निर्धनता को दूर करने के निवारण के बारे में, यानी कि निर्धनता को दूर करने के उपाय क्या हैं। आप सभी को पता है कि निर्धनता जो है एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने जीवन की जो आधारभूत या फिर कह लीजिए कि बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर पाने में भी सक्षम नहीं हो पाता। ठीक है, और जब किसी समाज का ना बहुत बड़ा भाग जो है न्यूनतम स्तर से वंचित रहता है ना, तो वो जो है केवल निर्वाह स्तर ही गुजारा करता है, तो उस समाज में जो है व्यापक निर्धनता विद्यमान रहती है। अगर मैं आपको और डिटेल में बताना चाहूँ तो निर्धनता जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो व्यक्ति होता है स्वयं अपनी और अपने ऊपर आश्रित लोगों की जो है समाज स्वीकृति ढंग से पूर्ति नहीं कर पाता। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि निर्धनता के निवारण के क्या क्या उपाय हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे निर्धनता निवारण के लिए नीतियां और कार्यक्रम क्या क्या होते हैं। अच्छा, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो निर्धनता को दूर देखिए अगर विकास की गति को तेज किया जाए ना तो इससे रोजगार बढ़ेंगे तो निर्धनता में कमी आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आय और धन का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी असमानताएं जो हैं इनको कम किया जाए। ठीक है, और जो जनसंख्या वृद्धि है, आप सभी को पता है कि चीन के बाद भारत जो है दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो जो जनसंख्या की वृद्धि है इसको नियंत्रित करने के प्रयास किए जाएं और कई प्रकार के परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सफल बनाने का भरसक प्रयास किया जाए। कृषि उत्पादकता को बढ़ाई जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं जो निर्धनता कम कर सकती हैं। ठीक है, कीमत जो है स्थिरता के लिए उत्पादन और वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से जो है लागू किया जाए। जो स्वरोजगार है इसके लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो इन तरीकों से जो है निर्धनता का निवारण किया जा सकता है। देखिए, भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजनाओं ने ना सामाजिक न्याय को सरकार की विकास रणनीतियों का प्राथमिक उद्देश्य माना है। पहली पंचवर्षीय योजना के अनुसार देखिए कि वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की जो अंतःप्रेरणा थी, इसका उदय तो निर्धनता और आय, संपत्ति और अवसरों की असमानताओं से होता है ना। और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भी कहा गया है कि आर्थिक विकास के अधिकाधिक लाभ जो है समाज के अपेक्षाकृत कम भाग्यशाली वर्गों तक पहुँचने चाहिए। तो प्रायः सभी नीति विषयक दस्तावेजों में निर्धनता निवारण और इस दिशा में जो है सरकार द्वारा जो नीति अपनाई गई है इनकी रणनीतियों की चर्चा हुई है। सरकार ने निर्धनता निवारण के लिए त्रिआयामी नीति अपनाई है। पहली समृद्धि आधारित रणनीति है। ठीक है, ये जो है ना इस आशा पर आधारित है कि आर्थिक समृद्धि यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में अगर तीव्र वृद्धि होगी, ठीक है, तो ये जो है समाज के सभी वर्गों तक पहुंच पाएंगे और ये समाज के निर्धनतम वर्गों तक भी जो है धीरे धीरे पहुंच पाएंगे। और 1950 से 60 के दशक में अगर आपके बताऊं पूर्वार्ध में हमारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही था और ये माना जा रहा था कि तीव्र दर से जो औद्योगिक विकास है और चुने हुए क्षेत्रों में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि का पूर्ण कायाकल्प निश्चय ही समाज के अधिक पिछड़े वर्ग को लाभान्वित करेगा। अब हमने अध्याय 2 और 3 में ये पढ़ा है कि समृद्धि और कृषि और उद्योग क्षेत्रों में सर्वांगीण वृद्धि अधिक प्रभावशाली नहीं रही है। जनसंख्या जो वृद्धि हुई है इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी हुई है और इन्हीं कारणों से ना धनी और निर्धन के बीच लंबी खाई भी बढ़ गई है। हरित क्रांति ने जो है विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच और छोटे और बड़े किसानों के बीच फासला बहुत बढ़ा दिया है और भूमि का जो पुनर्वितरण की इच्छा है और योग्यता का अभाव था। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक समृद्धि के लाभ निर्धनों तक नहीं पहुंच पाए हैं। निर्धनों के विकास के लिए विकल्पों की खोज के क्रम में नीति निर्धारकों को ऐसा लगा कि जो अतिरिक्त परिसंपत्तियां और कार्य सृजन है साधनों के रूप में निर्धन के लिए आय और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और जो ऐसा विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रम के माध्यम से ही ना हो पाएगा। इस दूसरी नीति को तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 61 से 66 में आरंभ किया गया और तब जो है धीरे धीरे बढ़ाया गया और इसी क्रम में ना 1970 के दशक में चलाया गया काम के बदले अनाज योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है और इसी दिशा में 2015 से पहले चल रहे अधिकतर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
10वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दृष्टि से आधारित है। और अब जो है स्वरोजगार और मजदूरी पर आधारित जो रोजगार कार्यक्रम है, इनको निर्धनता निवारण के मुख्य माध्यम माना जा रहा है। नरेगा, मनरेगा, ये सब सुना है ना, तो ये किस लिए आया है? ये स्वरोजगार कार्यक्रम, ये जो है गरीबी को दूर करने के लिए, यानी कि निर्धनता को दूर करने के लिए आया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री की जो रोजगार योजना है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का सृजन था। इसे खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा था और इसके अंतर्गत छोटे उद्योग लगाने के लिए बैंक से ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ना ग्रामीण और शहरी में जो निम्न आय वर्ग के परिवार हैं, शिक्षित बेरोजगार किसी भी प्रकार के उद्यम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ कार्यक्रमों का ध्येय शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी पर जो है रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन था। पहले के स्वरोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत ना परिवार और व्यक्तियों की जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी, पर 1990 के दशक से इस नीति में बदलाव आया है और अब जो है ना इन कार्यक्रमों का लाभ चाहने वालों को स्वयं सहायता समूहों का गठन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब देखिए, पहले से ही उन्हें अपने ही बचतों को एकत्र कर परस्पर उधार देने को प्रोत्साहित किया जाता है और बाद में सरकार जो है बैंकों के माध्यम से उन स्वयं सहायता समूहों को आंशिक वित्तीय सहायता जो है उपलब्ध कराती है। और ये जो समूह है ना, इनका ये जो है इसका निश्चय करते हैं कि स्वरोजगार कार्यक्रम के लिए किसे ऋण दिया जाए और अपने क्षेत्र में लागू कार्यक्रम के विवरण का पता लगाएं और कक्षा में आप लोग चर्चा करें। तो ये बच्चों के लिए है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो अकुशल निर्धन हैं, ठीक है, जो कि कुशल नहीं है, उन लोगों के लिए भी रोजगार सृजन जो है सरकार का मोटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अगस्त 2005 में संसद में एक विधेयक पारित हुआ। ठीक है, और जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक इच्छुक वयस्क को वर्ष में 100 दिन तक के लिए अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराया जाएगा और यही है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा इसे नाम दिया गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी निर्धन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर काम करने को तैयार है, वो वहाँ जो है यहाँ कार्यक्रम चलाया जा रहा है वहाँ रिपोर्ट कर सकता है। 18-19 में लगभग 5 करोड़ परिवारों को इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के अवसर दिए गए। निर्धनता निवारण की जो दिशा में तीसरा आयाम जो है लोगों की न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है, भारत जो है ना विश्व के उन प्रथम देशों में से है एक है जहां ऐसा सोचा गया सस्ता अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलपूर्ति, स्वच्छता, सामाजिक उपयोग आवश्यकताओं पर सार्वजनिक व्यय लोगों के जीवन स्तर को सुधार सकता है। और इस विधि से निर्धनों के उपभोग, रोजगार अवसर के सृजन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार की संपूर्ति की जाएगी। और यह विधि 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई और उस योजना के दस्तावेज में कहा गया कि रोजगार के अवसरों में विस्तार के बाद भी निर्धन व्यक्ति जो है अपने लिए सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद पाएंगे। ध्यान रखेंगे, एक निश्चित सामाजिक न्यूनतम स्तर तक उनके उपभोग और निवेश को समर्थन देना निम्नलिखित रूपों में अनिवार्य रहेगा। अनिवार्य खाद्यान्न, पेयजल, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, संचार और विद्युत पूर्ति। ठीक है, तो निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को जो है प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कार्यक्रम ये हैं: सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पोषण अभियान, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम और मध्याह्न विकास भोजन योजना यानी कि मिड डे मील योजना। तो थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है क्या। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है एक ऐसी प्रणाली है ना जिसमें जो है सार्वजनिक रूप से जो उपभोक्ता होते हैं, विशेषकर कमजोर वर्ग के उपभोक्ता, वस्तु को निर्धारित कीमत पर उचित मात्रा में विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं जो है बेची जाती हैं। ठीक है, इसमें गेहूं, चावल, चीनी, ठीक है, विक्रय राशन की दुकान या फिर कह लीजिए कि सहकारी उपभोक्ता भंडार के माध्यम से
कराया जाता है। और भारत सरकार ने ना गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की, यानी कि लक्षित जो है यानी कि एक लक्ष्य के रूप में, ठीक है। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों के लिए ये अपेक्षित था कि वह खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करने और उचित स्तर पर इनका पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से वितरण करें, ठीक है। तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसका संचालन केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर करती हैं, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को क्या होता है कि खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं का आवंटन होता है, ठीक है, और इन वस्तुओं का मूल्य भी तय किया जाता है, और राज्यों को केंद्र के द्वारा निर्धारित मूल्य में परिवहन व्यय सम्मिलित करने का अधिकार है। और ये जो प्रणाली है ना, इसमें वस्तुओं का परिवहन, संग्रहण, वितरण, निरीक्षण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मध्याह्न विकास भोजन योजना। क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में हूँ, हमारे यहाँ भी बच्चे जो है मध्याह्न विकास जो है भोजन करते हैं, तो मैं तो इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। देखिए, अगर मैं मिड डे मील योजना के स्टार्टिंग की बात करूँ तो ये स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की, ठीक है। स्कूलों में ध्यान रखेंगे, स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने वाली रसोइयों के लिए जो है मतलब वेतन भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और मिड डे मील योजना जो है बहुत अच्छी योजना है कि दोपहर में जब बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने आएंगे तो उन्हें वहाँ पे मील भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। आखिर ये है क्या, ये योजना है क्या? सरकार ने सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कूल में बच्चे रोजाना आए, उन्हें पर्याप्त पोषण मिलता रहे। इसके लिए जो है सरकार ने मिड डे मील योजना की शुरुआत की 1995 में। और इस योजना के तहत ना सरकार जो है बच्चों को शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और पोषित बनाना भी चाहती है। हाल ही में सरकार ने ये निर्णय लिया कि वे इस योजना के तहत छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाना चाहती है, यानी कि अब जो है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के खातों में सीधे पैसों का हस्तांतरण किया जाएगा, ठीक है। इसका लाभ जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दिया जाना है। और केंद्र सरकार जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना के लिए जो है ये करते हैं कार्यवाही, ठीक है। इसके लिए हर साल बजट भी पास होता है। मिड डे मील योजना क्यों शुरू की गई? देखिए, इसका भी एक मेन मोटिव था, कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, एक मानवाधिकार संधि है और ये ट्रीटी का हिस्सा है, भारत भी है। और ये संधि जो है बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। यानी कि इसके लिए भारत जो है ऐसा करेगा कि वो अपने देश के बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ मुहैया कराए। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भारत सरकार ने मिड डे मील को स्टार्ट करने का निर्णय लिया और इस तरीके से इस स्कीम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शुरू किया गया, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया कि कब स्टार्ट हुआ है। इसका उद्देश्य आपको मैंने बता ही दिया कि बच्चों को अच्छा भोजन मुहैया करवाना, ठीक है, ताकि बच्चों का बेहतर तरीके से विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आएँ, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को खाना मुहैया करवाना, ठीक है। और इसका मंत्रालय जो था आपको बता ही दिया मैंने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और हर राज्य में बनाई गई है इसके लिए कमेटी। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ें आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सरकार के पास विशेष समूहों की सहायता के लिए कुछ अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भी है। केंद्र सरकार इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला रही है और इसके अंतर्गत जो निराश्रित वृद्धजन है इनको निर्वाह के लिए पेंशन दिया जा रहा है, ठीक है। अति निर्धन महिलाएं, अकेली विधवाएं भी इसी योजना के अंतर्गत आती हैं। सरकार ने गरीब लोगों के स्वास्थ्य बीमा जो है प्रदान करने की कुछ योजनाएं आरंभ की हैं। 2014 से प्रधानमंत्री जन धन योजना नामक एक ऐसी योजना उपलब्ध है जिसके अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बचत के जो अभ्यास को बढ़ावा देने के साथ साथ इस योजना का उद्देश्य जो है सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों और आर्थिक सहायता को सीधे खाताधारियों के हस्तांतरित करना भी है। और प्रत्येक खाताधारी को 1 से 2 लाख रुपए के जीवन बीमा और जीवन बीमा रक्षा का अधिकार है। आइए अब थोड़ा सा जो भी निर्धनता के ऊपर काम हुआ है इसकी हम समीक्षा करते हैं,
ठीक है, कहाँ तक ये कारगर हुई है। देखिए, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि पूरी तरीके से कारगर नहीं हुई है, क्योंकि अगर कारगर होती तो आज हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी ना होती। ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट में आपने देखा ही है। स्वतंत्रता के बाद निर्धनता निवारण के प्रयासों के परिणाम तब सामने आए ना, जब कुछ राज्यों में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या और उनका प्रतिशत जो है निर्धनता के राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे आ गया। निर्धनता, भूख, कुपोषण, निरक्षरता, बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने की अनेक नीतियों को चलाने के बाद भी देश के कई भाग अभी भी जो है गरीब हैं। यानी कि निर्धनता निवारण नीतियों का पिछले 7 दशकों से निरंतर विकास होता रहा है, फिर भी इसमें कुल मिलाकर कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्धनता निवारण कार्यक्रम के लाभ प्रायः गैर निर्धन वर्ग के लोग ही उठा पाए। निर्धनता की गहनता की तुलना में ये जो कार्यक्रम है, इसमें आवंटित संसाधन नितांत ही अपर्याप्त रहे हैं। यही नहीं, ये कार्यक्रम जो है ये सरकार और बैंक अधिकारियों के सहारे ही चलाए जाते हैं, और इन अधिकारियों में उपयुक्त चेतना का अभाव, अपर्याप्त जो प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार के साथ साथ जो स्थानीय सशक्त वर्ग हैं, अनेक प्रकार के दबावों के कारण ना संसाधनों का दुरुपयोग, बर्बादी हो रही है। और इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर के संस्थाओं की भागीदारी भी शून्य है। सरकार बिल्कुल जागरूक ही नहीं है। ठीक है, सरकारी नीतियों ने की जो दयनीय दशा है ना, इससे ग्रस्त जो जन समुदाय की सुध भी नहीं ली गई है। निर्धनता रेखा या उससे जरा भी ऊपर रह रहे हैं जो लोग, वो भी सुध नहीं ले रहे हैं। तो निर्धनता का वास्तविक अंत तो तभी होगा ना, जब निर्धन भी अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, यानी कि जो निर्धन है वो देखे कि हमारे लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो अवेयर रहे, और ऐसा सामाजिक संगठन के माध्यम से निर्धनों द्वारा विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना और उन्हें सशक्त होने के संभव हो पाएगा। ठीक है, और इससे रोजगार के अवसरों की रचना होगी, जिससे आय के स्तर में सुधार होगा, कौशल का विकास होगा, स्वास्थ्य और साक्षरता के स्तर ऊंचे होंगे। साथ ही निर्धनताग्रस्त क्षेत्रों की सही पहचान कर वहां पर जो है स्कूल, सड़कें, विद्युत संचार, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, प्रशिक्षण संस्थान, ये सब जो है उपलब्ध कराना आवश्यक हो पाएगा। आइए इस चैप्टर के हम निष्कर्ष में देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। देखिए, हम स्वतंत्रता के बाद से लगभग 7.5 दशकों की यात्रा कर चुके हैं। हमारी सभी नीतियों का ध्येय समता यानी कि समानता और सामाजिक न्याय सहित तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास बताया गया है। चाहे जो भी हो, सरकार सत्ता में रही हो, सभी ने निर्धनता निवारण को ही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना है। देश में कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से निर्धनों का अनुपात कम है। यद्यपि इस काम के लिए बहुत विशाल धनराशियां आवंटित और जो है खर्च की जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। प्रति व्यक्ति आय, औसत जीवन स्तर में सुधार हुए हैं। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में भी कुछ प्रगति अवश्य हुई है, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं टाल सकते हैं कि कोई क्रांतिकारी प्रगति हुई है तो नहीं हुई है ना। यानी कि अन्य देशों की तुलना में हमारी ये प्रगति जो है बिल्कुल नील है। यही नहीं, विकास के लाभ जो है हमारी जनता के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाए हैं। वैसे सामाजिक और आर्थिक विकास की कसौटियों पर हमारे देश के कुछ क्षेत्रक अर्थव्यवस्था के कुछ वर्ग और समाज के कुछ अंश तो अनेक विकसित देशों से भी जो है स्पर्धा कर सकते हैं। फिर भी ऐसा बहुत बड़ा समुदाय है जो अभी निर्धनता के दुष्चक्र से मुक्त नहीं पा सका है। थोड़ा सा रिपीट करते हैं। भारत की विकासात्मक रणनीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य निर्धनता को कम करना है। न्यूनतम गैर खाद्य व्यय के साथ औसत प्रति व्यक्ति दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने लायक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी जो है निर्धनता रेखा या निरपेक्ष निर्धनता इसे कहते हैं। जब निर्धनों की संख्या और उनके अनुपात की तुलना की जाती है तो हमें विभिन्न राज्यों में और विभिन्न समयों पर लोगों की निर्धनता के विभिन्न स्तरों के बारे में पता चलता है। भारत में निर्धनों की संख्या और कुल जनसंख्या में उनका अनुपात पर्याप्त मात्रा में कम हुआ है। 1990 के दशक में पहली बार निर्धनों की निरपेक्ष संख्या कम आई है। अधिकतर निर्धन जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अनियत और अकुशल कार्यों में लगे होते हैं। आय और व्यय आधारित विधि निर्धन लोगों के अन्य गुणों पर विचार नहीं करती।
कई वर्षों से सरकार निर्धनता कम करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग कर रही है: समृद्धि उन्मुख विकास, विशेष निर्धनता निवारण कार्यक्रम, निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। परिसंपत्तियों के स्वामित्व उत्पादन की प्रक्रियाएं निर्धनों के आधारभूत सुविधाओं में अभी भी सरकार द्वारा पहल किया जाना बाकी है। चैप्टर हुआ खत्म। अब आइए लगाते हैं क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? देखिए, जो कैलोरी आधारित तरीका है ना, इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि 2100 और 2400 कैलोरी जो है एक मनुष्य जैसा जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह एक संतुलन की आवश्यकता को महत्व नहीं देता और एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति को वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित स्वच्छ स्थितियाँ, ईंधन, बिजली, ये सब की भी तो आवश्यकता है। और जब एक व्यक्ति की इन चीज़ों तक पहुँच होती है तो वह गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकता है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम क्या है? देखिए, मनरेगा क्या है? तो मनरेगा जो है ये एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक, देखिए, कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य का जो है वहन करता है और जिसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयं सेवा किया गया है। ठीक है, तो मनरेगा जो है क्या है? 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। आगे बढ़ते हैं, इसे रब कर देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए रोजगार सृजन करने वाले कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, निर्धनता और बेरोजगारी में एक कारण प्रभाव संबंध है। यदि हम बेरोजगारी उन्मूलन कर देना तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी और इसीलिए भारत सरकार ने गरीबी, ध्यान रखेंगे, गरीबी कम करने के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है शुरू किए हैं। और ये अवश्य ही एक व्यक्ति आय के साधन या रोजगार के साधन की अनुपस्थिति में ही निर्धन है। आप सभी को पता है कि जो व्यक्ति बेरोजगार है वही निर्धन है और यदि सरकार उसके लिए रोजगार का प्रबंध कर देगी तो मजदूरी रोजगार चाहे स्वरोजगार के रूप में हो तो वह जो है निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों के सृजन से निर्धनता की समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है? देखिए, जो आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियां व्यक्ति को स्वरोजगार प्रदान करती हैं और जैसे ही एक व्यक्ति को स्वरोजगार उपलब्ध हो जाता है ना, उसके पास अपने निर्वाह के लिए आधारभूत आय आ जाती है और वो व्यक्ति निर्धनता से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसे एक उदाहरण की सहायता से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझें। मान लीजिए एक व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे जा रहा है, सरकार उसे एक गाड़ी खरीदने के लिए कम ब्याज पर ऋण दे देती है तो वह जो है उससे बच्चों को स्कूल से घर और घर से स्कूल ले जा सकता है, यानी कि उसे स्वरोजगार मिल गया और वो जो है निर्धनता से बाहर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा निर्धनता पर त्रिआयामी प्रहार निर्धनता दूर करने में सफल नहीं रहा, चर्चा करें। देखिए, ये कहना बिल्कुल सही है कि भारत सरकार जो है निर्धनता का त्रिआयामी प्रहार निर्धनता दूर करने में सफल नहीं रहा है। तो ये क्या क्या है इसमें? पहला तो था कि समृद्धि आधारित रणनीति, दूसरा विशिष्ट निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम और तीसरा न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ये सारे कार्यक्रम के बावजूद निर्धनता की संख्या मैं आपको बताऊं 73-74 में 321 मिलियन थी। ठीक है, और 90 से 2000 में 260 और 1990 के दशक में तो ग्रामीण कम हुई लेकिन शहरी में जो है निर्धनता जो है बढ़ी, यानी कि निर्धनता उन्मूलन नहीं हुआ। और किन कारणों से नहीं हुआ? देश के राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार था इसलिए नहीं हुआ, कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का यानी कि सुपरविजन का अभाव रहा इसलिए नहीं हुआ, लाभार्थी समूह में उनके लाभ के लिए कार्य कर लाभ कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता का अभाव रहा इसलिए नहीं हुआ, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई कार्यक्रम न शुरू किया जाना इसलिए अभाव रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने भारत के बुजुर्ग निर्धनों और असहाय महिलाओं के सहायतार्थ कौन से कार्यक्रम अपनाए?
तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार हितकारी योजना, राष्ट्रीय मातृत्व हितकारी योजना और एक अन्नपूर्णा, ये योजना जो है अप्रैल 2000 में चालू की गई थी और ये 100% केंद्र सरकार द्वारा थी। ठीक है, तो ये क्या था इस योजना में कि उन वरिष्ठ नागरिकों को कैलोरी आवश्यकता को खाद्य सुरक्षा प्रदान करके पूरा करती है जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन पाने के योग्य हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है? बेशक बिल्कुल संबंध है। निर्धनता और बेरोजगारी के बीच एक वित्तीय संबंध है। यदि एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होगा, वह अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं खरीदने में सक्षम नहीं होगा, तो वो निर्धन ही बना रहेगा। यानी कि मैं अगर आपको बताऊं कि थोड़ा सा मैं चक्र बना के पेश करना चाहूँ आपको, ये मैं रब कर दूँ पूरा। देखिए, बेरोजगारी होगी तो आय का कोई साधन नहीं होगा, आय के साधन नहीं होगा तो आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा? निर्धनता में ही रहेंगे, गरीबी। ठीक है, गरीबी में रहेंगे तो क्या होगा? शिक्षा नहीं मिल पाएगी। तो ये चक्र जो है पूरा चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक निर्धन परिवार से हैं और छोटी सी दुकान खोलने के लिए सरकारी सहायता पाना चाहते हैं। आप किस योजना के अंतर्गत जो है आवेदन देंगे और क्यों? देखिए, हम जो है शहर के निवासी हैं, ठीक है, तो हम जो है अगर ग्राम के निवासी हैं तो ग्राम में देंगे, शहर के निवासी तो शहर में देंगे। तो हम कौन सी योजना के अंतर्गत देंगे? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत मदद मिल सकती है। ठीक है, और ग्रामीण में है तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सहायता मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, स्वतंत्रता के समय ना ग्रामीण बेरोजगारी जो थी वो शहरी बेरोजगारी से अधिक थी। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि निर्धनता जो है गांवों से शहरों में आई। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसान और कृषि श्रमिकों के मौसमी प्रचंड बेरोजगारी है और वे कर्ज के जंजाल में फंस जाते हैं और ऐसी हालत में वे बेहतर आय की आशा में शहर की ओर भागते हैं और इन क्षेत्रों में वे जो है रिक्शा चालक बनते हैं या अनियत दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, तो इससे जो है शहर में बेरोजगारी बढ़ती है और समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या उतनी कम नहीं हुई है जितना उनका प्रतिशत जो है कम हुआ है। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आप किसी गांव के निवासी हैं, अपने गांव से निर्धनता निवारण के कुछ सुझाव दीजिए। देखिए, सबसे पहला तो मैं उस गांव की जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण करने के लिए सुझाव दूंगी। दूसरा, स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना। तीसरा, विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न कराना। चौथा, मानव पूंजी निर्माण, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही जो है नीति पर व्यय करना। आखिरी क्वेश्चन, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि गरीब लोग सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के किनारे झुग्गियों में रहते हैं। उनके रहने की दशाओं के सुधार हेतु कुछ उपाय कीजिए। तो वही उपाय है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, कि आप जो है उन्हें कुछ ऋण प्रोवाइड करवा दीजिए और उनको स्वरोजगार दीजिए, सरकारी योजनाओं के तहत उनको जागरूक कीजिए। ठीक है, स्वरोजगार शुरू करिए, मानव पूंजी का निर्माण, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो है ध्यान दीजिए। तो आज समाप्त हो रहा है ये वीडियो, निर्धनता चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिए करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।